प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि 2 तारीख से हम लोगों का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है और 2 क्लासेस हम लोगों की इसमें हो चुकी हैं। आज तीसरे नंबर की क्लास है। आप लोगों से बस यही उम्मीद करूंगा कि इस कंटिन्यूटी को बना के रखिएगा, हर चीज़ को डेली का डेली सीखते चलिएगा। डेली का डेली जो आप लोगों को टास्क मिलता है उसे खत्म करते चलिएगा। यकीन मानिए कि 1 डेढ़ महीने बाद आप लोगों का बेहतरीन इंटरेस्ट जो है वो मैथ्स के अंदर क्रिएट हो जाएगा और एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो मेरे दोस्त फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोगों का मैथ वीक है। एक शानदार तरीके से आप लोग जो है वो चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट जो किया है वो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है और नंबर सिस्टम में अगर शुरू की 2 क्लास की बात करूं तो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को खत्म किया है, यानी संख्याओं का वर्गीकरण कैसे होता है उस पर हम लोगों ने बात की है। कल मेरे भाई ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, जहां उसने कहा था कि हर एक भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है वो मेरा नेचुरल नंबर होता है। तो उसका स्टेटमेंट वो सही था, क्योंकि भाज्य संख्या हम लोगों ने बात की थी नेगेटिव में, पर नेगेटिव में भाज्य संख्या को नहीं लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर मानते हुए भाज्य संख्या की शुरुआत करते हैं, यानी जो किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती है वो भाज्य संख्या कहलाती है, यानी वो कंपोजिट नंबर कहलाती है। लेकिन हम लोग नेगेटिव में काउंट नहीं करते हैं, हम लोग पॉजिटिव में काउंट करते हैं, और जब पॉजिटिव में काउंट करते हैं तो हर एक भाज्य संख्या जो है वो मेरी नेचुरल नंबर कहलाती है। तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मैंने वहां कमेंट भी आप लोगों के लिए एक पिन कर दिया था। ठीक है मेरे भाई, आज शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों का एक पसंदीदा टॉपिक। जब बात होती है नंबर सिस्टम की तो मेरे भाई वो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में आता है कि भाई साहब यूनिट डिजिट कब पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से उस टॉपिक को जानते भी हैं, तो बहुत कम शब्दों में बहुत आसान तरीके से एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। कल मैंने 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे मेरे भाई, आप लोग उन्हें कर लीजिए। मैं बीच में लास्ट वाले दिन या जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को रिकॉल करा दूंगा। अभी केवल प्रैक्टिस के लिए वो मैंने मेरे भाई क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इंटीजर क्या होता है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी 101 क्या है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। इंटीजर भी आप लोगों को बता चुका हूं पूर्णांक क्या होते हैं, और 1001 को भी बता चुका हूं कि ये मेरा एक कंपोजिट नंबर होता है जो 7 11 13 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले एक सबसे ज्यादा कमेंट्स जो मुझे देखने को मिला, चाहे वो लाइव कमेंट हो चाहे वो रिकॉर्डेड के फॉर्म में कमेंट्स हो, वो ये देखने को मिला जी हमें पीडीएफ नहीं मिली है। तो मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अगर अभी आपने नहीं किया हुआ है, आप पहली बार जुड़े हैं, चाहे हमसे पहली बार जुड़े हैं या कंपटीशन से पहली बार जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप लोग रोजगार विद अंकित मतलब डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन। उसके बाद आप लोगों उस पे जो है अपना वो रजिस्टर करेंगे, आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद फ्री कोर्सेज पे आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप फ्री कोर्सेज पे क्लिक कर दोगे तो यहां पहुंच जाओगे। इसमें एसएससी फाउंडेशन बैच पे जब आप क्लिक करोगे तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ वो फोटो आप लोगों को देखने को मिलेगी जो सुबह रोज डेली 9 बजे आप लोग देखते हैं, यानी मेरी फोटो लगी हुई दिखाई देगी। जब आप इस पे क्लिक करोगे मेरे भाई तो ऐसा कुछ आप लोगों के सामने आएगा, ये क्लास आपके सामने आएगी। इसके बराबर में व्यू पीडीएफ में आप लोगों को क्लास नोट्स मिलेंगे जो हैंड रिटन है, और व्यू पीडीएफ के बराबर में एक सिंबल सा बना हुआ दिखाई देगा, वो सिंबल पे क्लिक करोगे तो बोर्ड पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, और उसी बोर्ड पीडीएफ में वो वर्कशीट वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये वो जगह है जहां आप लोगों को पीडीएफ मिलने वाली है, बिल्कुल अप टू डेट सारी चीजें चल रही है। उसी पीडीएफ जो बोर्ड पीडीएफ है उसी में नीचे देखोगे तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। ठीक है, आगे से जो भी क्वेश्चन दूंगा उसके आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जो कल क्वेश्चन दिए थे उनके भी आंसर मैं अपडेट करा दूंगा, परेशान नहीं होना है किसी भी चीज से। हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, हेडिंग डालिएगा आज का यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे भाई? अगर यूनिट डिजिट की बात करूं तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है इकाई का अंक। इकाई का अंक इसे मेरे प्यारे दोस्त बोला जाता है। बहुत आराम से चीजें कराऊंगा 2 क्लास में मेरे भाई। ये होगा हाँ फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, जस्ट चलो पहले इससे पहले ना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पहले पढ़ लेते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है उसी के क्वेश्चन शुरुआत में भी है। इसे कहा जाता है स्थानीय मान। बहुत रेयर केस में यहां से क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं मेरे भाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, फेस वैल्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसे कहा जाता है जातीय मान। जातीय मान, अंकित मान भी इसे ही बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्त, अंकित मान भी इसे ही बोला जाता है। समझने की कोशिश करिए दोनों में डिफरेंस क्या है प्यारे दोस्त। सबसे पहले अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू जिसकी भी पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 2 3 4 5 6, मैंने आप लोगों से पूछा कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग ये याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से याद रखिएगा कि व्यक्ति का फेस कभी भी नहीं बदलता है, इसलिए जिसकी भी फेस वैल्यू पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं 2 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 2 की फेस वैल्यू मेरे भाई 2 हो जाएगी। अगर मैं 3 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 3 हो जाएगी। अगर मैं 4 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 4 हो जाएगी। अगर मैं 5 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 5 हो जाएगी। अगर मैं 6 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 6 हो जाएगी।
यानी जिसकी भी फेस वैल्यू पूछी जाए उसकी फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। क्या ऐसा पॉइंट में भी होता है? बिल्कुल पॉइंट में भी होता है। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 2.345। मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई 2 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, 2 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, तो आप कहेंगे 2 की फेस वैल्यू 2 रहने वाली है। 3 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, 3 रहने वाली है। 4 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, 4 रहने वाली है। और 5 की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, 5 रहने वाली है। यानी नंबर हम लोगों को कैसा भी दिया हुआ हो, चाहे हम लोगों को मेरे भाई इस फॉर्म में नंबर दिया हो, यानी इंटीजर के फॉर्म में नंबर दिया हुआ हो, चाहे हम लोगों को डेसिमल के फॉर्म में नंबर दिया हुआ हो, जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो इसमें तो कोई सीखने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। हमें सीखनी है मेरे भाई प्लेस वैल्यू। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूं तो मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 2 3 5 4 5 6। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे भाई 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, यानी 2 का स्थानीय मान बताइए, तो जब आप 5th 6th 7th क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई वैल्यू आप लोगों को दी हुई होती थी और आप लोगों से कहा जाता था कि इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिएगा, तो जिस वैल्यू का कहा जाता था, जैसे 2 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 2 के आगे कितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देते थे। वही मेरे दोस्त इसकी प्लेस वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 लिखिए, 2 के बाद जितने डिजिट आप लोगों को दिए हुए हैं उतने जीरो लगा दीजिए, ये 2 की प्लेस वैल्यू आपके सामने हो जाएगी। अगर मैं 3 की प्लेस वैल्यू आप लोगों से पूछता हूं तो 3 को लिखिए, 3 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिए। अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू आप लोगों से पूछता हूं तो 4 को लिखिए, उसके बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दीजिए। मैंने कहा 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 को लिखिए, उसके बाद 1 जीरो लगा दीजिए क्योंकि एक डिजिट है। लेकिन जब आप बात इसकी करेंगे तो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी अगर मैं एक यहां से कंक्लूजन निकालूं तो एक कंक्लूजन मेरे प्यारे दोस्त ये निकलता है कि यूनिट डिजिट का चाहे आप लोगों से वो प्लेस वैल्यू पूछे, चाहे वो आप लोगों से फेस वैल्यू पूछे, इस वाले अंक का दोनों चीजें सेम होती हैं। यूनिट डिजिट की ये इकाई का अंक है, इसकी प्लेस वैल्यू भी 6 होगी और फेस वैल्यू भी 6 होगी। तो यूनिट डिजिट ही एक ऐसा अंक होता है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। क्या ये चीज आपके समझ में आई? क्या ये चीज आपके समझ में आई? आंसर की मैं दे दूंगा, आज ही अपडेट करा दूंगा। 1 डेढ़ घंटे बाद देख लेना, उसके आंसर की जो है उसी वर्कशीट के साथ अटैच आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे से जो भी वर्कशीट मैं आप लोगों को दूंगा उसके साथ आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, हाँ बेटा मेरे पॉइंट में अभी आ रहा हूं मैं। ये पॉइंट समझ में आया? तो आपने कहा जी एक और एग्जांपल दे दो, तो मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल दिया। मैंने कहा 37894। मैंने आप लोगों से पूछा 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो फेस वैल्यू तो कभी बदलती नहीं है, 3 की 3 रहेगी, 7 की 7 रहेगी, 8 की 8 रहेगी, 9 की 9 रहेगी, 4 की 4 रहेगी। लेकिन मेरे भाई अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछता हूं, स्थानीय मान पूछता हूं, तो आप क्या कहेंगे? 3 की पूछना चाह रहे हो, 3 को लिख दो। इसके बाद 4 डिजिट आप लोगों को दिए हुए हैं, 4 डिजिट दिए हैं तो 4 जीरो लगा दो। मैंने 7 की प्लेस वैल्यू आप लोगों से पूछी, 7 के बाद 3 डिजिट दिए हुए हैं तो 3 जीरो मेरे भाई लगा दो। मैंने 8 की प्लेस वैल्यू आप लोगों से पूछी तो 8 के बाद 2 डिजिट दिए हुए हैं, 2 जीरो लगा दो। मैंने 9 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी, 9 के बाद 1 जीरो दिया हुआ है, एक डिजिट दिया हुआ है, 1 जीरो लगा दो। और मैंने फिर 4 की प्लेस वैल्यू पूछी तो 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम, वही अंक आ जाएगा। जब आप इन सारी प्लेस वैल्यू को जोड़ोगे तो आपके सामने ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत नहीं आई अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से मेरे भाई पूछा जाता है। लेकिन अगर चीजें पॉइंट में पूछ ली जाती हैं, पॉइंट में कैसे पूछेगा वो देखिएगा मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा 1482.37, 1482.37 95, यहां पे पॉइंट लगा हुआ है। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 90546 में जीरो की प्लेस वैल्यू चाहे फेस वैल्यू, जीरो की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जीरो ही होती है। जीरो के बाद कितने डिजिट हैं, कितने भी डिजिट हो उतनी जीरो लगानी पड़ेंगी, तो जीरो के आगे चाहे आप 1 करोड़ जीरो लगा दो, वो रहेगा जीरो ही। तो दो ही चीज ऐसी है जिनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। एक तो यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती हैं। एक जीरो की अगर कभी भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो हमेशा जीरो ही होती है। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई? अच्छा भाई एक गलती मैं भी कर चुका हूँ, सोचा बाइक ले लूं ईएमआई पे। ईएमआई छोटी लग रही थी, सिर्फ 2500 रुपए महीने की। मैंने बोला जाए तो वो हमेशा जीरो ही होती है। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई? अच्छा अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ, ये है आपके सामने फेस, हाँ ये है आपके सामने पॉइंट वाली चीजें। तो फेस वैल्यू तो बताने की जरूरत नहीं है, जातीय मान या अंकित मान तो बताने की जरूरत नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो मेरे भाई अब प्लेस वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड निकालने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालते हैं। जब भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो ये देखो, ये यूनिट डिजिट है पॉइंट के जस्ट बाद। तो यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, इसकी दो की दो ही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू रहेगी रहेगी। जब मैं 8 की प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो 8 लिखिएगा, 8 और पॉइंट के बीच में कितनी डिजिट है, एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दीजिएगा। मैंने कहा 4 की प्लेस वैल्यू निकालिए तो 4 लिखिएगा, 4 और पॉइंट के बीच में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, उतनी जीरो लगा दीजिएगा।
मैंने आप लोगों से पूछा 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 1 लिखिएगा। 1 और पॉइंट के बीच में 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिएगा। ये मेरे भाई सबकी प्लेस वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। बात क्लियर हुई? आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात, आपने लेफ्ट हैंड साइड का बता दिए, क्या राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। कैसे? अगर मुझसे पूछा जाता है इस 3 का, पहले पॉइंट के राइट हैंड साइड में आप लोग निकाल रहे हैं तो पहले ही पॉइंट लगा दीजिए मेरे भाई। 3 का पूछते हैं तो 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट और 3 के बीच में एक भी डिजिट नहीं है, तो इसका हो जाएगा 0.3। अगर आप 7 का पूछते हैं तो पॉइंट लगाइए, पॉइंट और 7 के बीच में एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दीजिए, 7 को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, इस वाले 9 का, तो पॉइंट लगाइए, पॉइंट और 9 के बीच में 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 9 को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो पॉइंट लिखिए, 5 और पॉइंट के बीच में 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिए, 5 को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। ये सबके प्लेस वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। ये सबकी प्लेस वैल्यू जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने ये भी करके लिखा है कि 3/10, 7/100, 9/1000, 5/10,000, ऐसे करके लिखा है। उसे सॉल्व करोगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, पॉइंट लगाना जरूरी है। पॉइंट वाले केस में पॉइंट लगाना जरूरी होता है। मैं कहता हूं फेस वैल्यू आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन प्लेस वैल्यू आपको सीखनी होगी। यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती हैं। यूनिट डिजिट से अलग कोई इंटीजर की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, तो जिस भी डिजिट की आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाए उसके बाद कितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दो, वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर पॉइंट में कोई वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, उसकी प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो मेरे भाई पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है। जैसे 2 की पूछी जाती है 2 ही रहेगी, 8 की पूछी जाती है तो 8 और पॉइंट के बाद बीच में एक अंक है तो एक जीरो लगा दो, 4 और पॉइंट के बीच में 2 अंक है तो दो जीरो लगा दो, 1 और पॉइंट के बीच में 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो। ये सबकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में बाद में जीरो लगनी है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में शुरुआत में जीरो लगनी है। क्या ये चीजें क्लियर है? क्या ये चीजें क्लियर हुई? क्या क्वेश्चन को कर पाओगे? क्वेश्चन को कर पाओगे? तैयार हो तो फेंक दो एक बार थम्स अप कि हाँ हम लोग तैयार हैं। एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे कि हाँ हम लोग तैयार हैं। कुछ क्वेश्चन से हम लोगों को दर्शन करा दो मेरे भाई। एक बेहतरीन तरीके से हम लोग चीजों को सीख रहे होंगे। बहुत शानदार। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। टॉपिक का नाम है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन भाई मेरे, और आसान ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बहुत सारी चीजें आसान भी बनेंगी, बहुत सारी चीजें मुश्किल भी बनेंगी। आसान को देख के इतना खुश नहीं होना कि खुश खुशी में उस टॉपिक को छोड़ दो, यार ये तो हो जाएगा, इतना भी आसान कहीं पूछा जाता है, ऐसे मत करना। मुश्किल को देख के इतना परेशान मत हो जाना कि यार ये टॉपिक हम कैसे सीख पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल मतलब सेम एनर्जी के साथ हर क्लास को करने की कोशिश करिए। उसमें हो सकता है किसी दिन की बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो, बहुत आसान आसान चीजें आपके सामने आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी दिन की बहुत पेचीदी क्लास हो, तो उस दिन आपका जवाब ये नहीं आना चाहिए कि आज हमारी चीजें समझ में नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूं सेम एनर्जी के साथ आप लोग क्लास में बैठेंगे और सेम एनर्जी के साथ चीजों को समझेंगे, तो मेरे भाई हर एक क्लास जो है वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगी और हर एक क्लास आप लोगों को समझ में भी आएगी। मैं जानता हूं आज के टॉपिक आसान है, लेकिन आसान पड़े हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को करनी होगी, शानदार तरीके से करनी होगी। ये एक संख्या दी हुई है, उसने पूछा है 9 और 6 के जातीय मान का क्या योग होगा। भाई साहब फेस वैल्यू का सम पूछ रहा है, किस किस की फेस वैल्यू 9 और 6 की, तो आंसर क्या हो जाएगा? निकालने की जरूरत नहीं है, जिसकी फेस वैल्यू पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ये एक संख्या दी हुई है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। किसके? 7 के। तो जब मैं 7 का जातीय मान आपसे पूछता हूं, जातीय मान जाति कभी भी नहीं बदलती, तो 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। लेकिन जब मैं 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछता हूं, तो 7 के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दो। दोनों में डिफरेंस पूछना चाह रहा है, 70 में से 7 जाएगा तो 63 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। 2021 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, ये रही वो संख्या। 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 8 का स्थानीय मान क्या होगा मेरे भाई? 8 के बाद कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है, तो 4 जीरो आप लोगों ने लगाई होंगी। दूसरा 4 के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो आप लोगों ने लगाई होंगी। इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 79,600, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें गलती मत करो भाई, कुछ बच्चे तो 76,600 बता रहे हैं। 76,600 भाई, 80,000 में से 400 ही तो भेजना है, तो 79,600 आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंट वाली संख्या आपके सामने आई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए फटाफट। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा ये एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, 7 का स्थानीय मान, एक तो 7 का स्थानीय मान निकालना है आप लोगों को, और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। 7 कहां है भाई? 7 ये रहा, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो 7 और पॉइंट के बीच में एक डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे, ये 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। उसने कहा 8 का स्थानीय मान 8 यहां है, पॉइंट और 8 के बीच में 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे और यहां 8 लिख देंगे। क्या ये 8 का स्थानीय मान हो जाएगा?
अब हमसे इन दोनों का योग पूछा है, तो क्या मैं इसे 70.0 लिख सकता हूं मेरे भाई? और इसको क्या लिखा है? 0.0008 लिखा है। इन दोनों का सम पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग क्या बताने वाले हैं? 70.008। 70.008 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, फटाफट मुझे बताइए। सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा भाई शुरुआत में देख लो वर्कशीट कहां मिलेगी। बार बार एक ही चीज पूछोगे, कैसे काम चलेगा? कितने बच्चे ऐसी ठंड में नहा धो के बैठे हैं? कितने बच्चे ऐसी ठंड में नहा धो के बैठे हैं? अगर डिजिट रिपीट होती है तो मेरे भाई वो फिर आपको मेंशन करेगा कि दोनों साथ के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, वो दोनों के बारे में बोलेगा। अगर 2 बार रिपीट कर रही है कोई डिजिट तो वो कुछ ना कुछ बताएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो इस डिजिट की बात कर रहा है या उस डिजिट की बात कर रहा है। ठीक है, कितने बच्चे नहा के आए हैं? बहुत कम बच्चे देखने को मिलेंगे। नहा लिया करो सुबह, अच्छा रहता है ना? क्योंकि क्लासेस करनी है, बैक टू बैक क्लासेस हैं आप लोगों की, तो नहा लिया करो, मतलब बॉडी फिट रहती है। चलो खैर, आप कहोगे जी मैथ पढ़ा लो, आप क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो? नहीं देते भाई साहब ज्ञान। 4392.1768। आप लोगों से पूछा क्या गया है, थोड़ा सा समझना। आप लोगों से पूछा है 3 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। भाई 3 का स्थानीय मान कोई मुझे बताएगा? 3 और पॉइंट के बीच में 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। और 7 का स्थानीय मान क्या होगा? पॉइंट और 7 के बीच में 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई डिफरेंस कैसे निकालेंगे? घटाइए ना, यहां 0.0 है तो 0.07 को घटा दीजिए। तो आप कहेंगे 10 में से 7 गया 3, यहां 9 बच जाएगा, यहां भी 9 बचेगा, यहां भी 9 बचेगा और यहां 2 बच जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 299.93 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है? लगभग सभी ने सी दिया है। बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, शिफ्ट 2 में 2016 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन हमें पता होनी चाहिए। प्यारे दोस्त, उसने पूछा है 4 का स्थानीय मान बताइए। नहीं, फेस वैल्यू पूछ रहा है। फेस वैल्यू पूछ रहा है तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, 4 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कभी भी आप लोगों के सामने आए, ये क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए, तो ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन ना बहुत वैरायटी के मतलब चीजें पूछ सकता है। ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट में भी आप लोगों का बन सकता है कि भाई साहब फैक्टोरियल आप लोगों के सामने लगा देगा और आपसे पूछेगा बताइए 19 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पर कौन सा अंक होगा। ये पूछ सकता है मेरे भाई। तो मैं पहले आप लोगों को इस फैक्टोरियल का थोड़ा सा चक्कर बता देता हूं कि ये फैक्टोरियल का चक्कर क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हेडिंग डालिएगा मेरे भाई। बहुत जगह यूज होता है ये फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को हिंदी में देखना भाई क्या बोलते हैं, शायद किरम गुणित बोलते हैं। भाई साहब एक बार चेक कर लेना, फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? किरम गुणित बोलते हैं क्या? एक बार मुझे बताना, फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? किरम गुणित बोलते हैं क्या? चलिए कुछ भी हो, मतलब आप फैक्टोरियल का मतलब समझिए। सबसे पहले फैक्टोरियल को हम डिनोट कैसे करते हैं? फैक्टोरियल को डिनोट करने का तरीका होता है मेरे भाई, एक डंडा खींच के यहां बिंदी रख देते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का ये होता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं 2 फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है किरम। किरम का मतलब लगातार, गुणित का मतलब गुणा कर दीजिए। आप 2 की गुणा कर दीजिए जब तक कि 1 ना आ जाए। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1। मैंने आपसे कहा फिर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 की मल्टीप्लाई तब तक करते चले जाइए तब तक कि 1 ना आ जाए, तो इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1। अगर मैं 4 फैक्टोरियल का मतलब पूछूं तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। मैंने आप लोगों से 5 फैक्टोरियल का मतलब पूछा तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 4 3 2 1। क्या ये चीज समझ में आई? मैंने कहा कि 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो आप यहीं बता देंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्या ये चीज सीख चुके हैं? अच्छा, मैं आपसे 0 फैक्टोरियल का मतलब पूछूं तो आप लोग कहेंगे 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, बस इसी को आप लोग याद रखेंगे। 0 फैक्टोरियल का मतलब जो होता है वो 1 होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी भी आपसे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, यानी कि अगर इकाई का अंक अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आप एक बार 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे बताइए, तो आप कहेंगे 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। ठीक। अगर मैं 6 फैक्टोरियल का मतलब पूछूं तो 6 पंजे 30, चौका 120, तिया 360 दूनी 720 होते हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं 5 फैक्टोरियल के बाद हर संख्या में यूनिट डिजिट पर 0 रहने वाला है। चाहे आप 5 फैक्टोरियल की बात करें, चाहे 6 फैक्टोरियल की बात करें, चाहे 7 फैक्टोरियल की बात करें, चाहे 8 फैक्टोरियल की बात करें, क्या यूनिट डिजिट पे जो है वो 0 रहने वाला है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 0 रहने वाला है। यानी कभी भी आपसे फैक्टोरियल का क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें यूनिट डिजिट पे पूछा जाए क्या अंक आएगा, तो अगर 5 फैक्टोरियल से बड़ी फैक्टोरियल आप लोगों को दी हुई है तो आप हमेशा यूनिट डिजिट 0 लिखना। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने आता है और उसमें यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछी जाती है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप याद रखना
4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल दिया होगा उसमें यूनिट डिजिट पर हमेशा ही हमेशा 0 आएगा। ये बात क्लियर होगी। अब उसने यूनिट डिजिट का हम लोगों से नहीं पूछा है, उसने हम लोगों से पूछा है 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थान का मान बताइए। यानी 100वें स्थान के मान का मतलब है पीछे से तीसरी वैल्यू बताइए। भाई ये यूनिट डिजिट होती है, ये टेंस डिजिट होती है, ये हंड्रेड डिजिट होती है, यानी ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है। कितने का अंक होता है? सैकड़े का अंक होता है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है भाई साहब यहां क्या वैल्यू आने वाली है, यहां क्या वैल्यू आने वाली है। तो मेरे भाई ये जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है ये नंबर ऑफ जीरोज से छिपा हुआ है। मतलब हम शून्यों की संख्या जब आप निकालनी सीख रहे होंगे तब आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अभी हमारे सामने ये क्वेश्चन आया है तो अभी मैं इसका एक अप्रोच बता देता हूं। आप ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा हम लोग नंबर सिस्टम में उसमें नंबर ऑफ जीरोज में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। जब भी आपके सामने फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन आता है मेरे भाई, आप उस फैक्टोरियल के क्वेश्चन को 5 से डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करने का मतलब केवल इतना होता है कि हम उस फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या देख रहे होते हैं कि इस फैक्टोरियल के अंदर 5 जो आया है वो कितनी बार आया है। जितनी बार 5 आएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज रहने वाली है। तो आपने 19 को 5 से डिवाइड किया, ये कितनी बार कटा? 3 बार कटा। क्या ये 3 जो है वो 5 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। अगर बाई चांस हो रहा होता तो हम उसे भी 5 से डिवाइड कर रहे होते और ऐसा तब तक करते रहेंगे कि जब तक वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। यानी कि आपने 19 को जब 5 से डिवाइड किया तो आपके सामने 3 आया, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज जो रहेंगी वो 3 रहेंगी। यानी कि बाद के 3 अंक जो रहने वाले हैं वो 0 रहने वाले हैं। तभी तो 3 अंक 0 रहेंगे, तभी तो 3 0 आएंगे। यानी वो पूछ रहा है यहां कौन सा अंक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? अभी थोड़ा सा डाउट आया होगा। कौन सा डाउट आया होगा? ये डाउट आपके मन में आया होगा कि मेरे भाई 5 से क्यों डिवाइड किया है। बहुत प्यार से सुनिएगा। जब भी आपके सामने कोई फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है और आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालनी होती है, यानी इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तरीका होता है आप 5 और 2 की काउंटिंग कर लो। क्योंकि 5 कम बार आता है इसलिए हम लोग जो है उस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 दिया 15, 3 बार कट गया। अगर ये डिवाइड होना बंद हो गया है तो यही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी। यानी 19 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में 3 जीरोज आएंगी। वो 3 जीरोज इस तरीके से होंगी। उसने कहा है 100वें स्थान पर कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे 0। अब मैं एक और बात बताता हूं बेटा, ये बीच की जीरोज नहीं बताता, ये लास्ट की जीरोज बताता है। ठीक है, मैंने आपके सामने एक और संख्या दी। मैंने कहा आप लोगों से 29 फैक्टोरियल आपके सामने दिया हुआ है। आप मुझे बताइए इसके 100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो मैं अभी बता के आया हूं, आप ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज निकाल लो, 5 की संख्या निकाल लो। तो 5 से काटा 5 पंजे 25 हो गया, कट गया। अभी ये 5 भी डिवाइड हो जाएगा तो इस 5 को भी 5 से डिवाइड करो, 1 आ गया। क्या ये 1 डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं डिवाइड होगा। नहीं होगा तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो आएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 5 और 1 6 आ जाएंगी। यानी कि लास्ट की 6 डिजिट जो होंगी वो प्यारे दोस्त 0 ही होंगी। लास्ट की 6 डिजिट जो होंगी वो 0 ही मेरे प्यारे दोस्त होंगी। तो क्या आप नंबर ऑफ जीरोज फैक्टोरियल के अंदर निकाल लेंगे क्या? मैंने आप लोगों से पूछा भाई, मैंने आप लोगों से पूछा 113 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज मुझे बताइए, नंबर ऑफ जीरोज मुझे बताइए। नहीं, हजारवां नहीं बता पाओगे, हजारवां नहीं बताओगे, क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। जहां तक चीजें निकाली जा सकती हैं आसानी से वहीं तक तो वो चीजें पूछेगा। नहीं तो भैया 19 फैक्टोरियल में फिर आप कर लो उसे, खोल दो 19 18 17 16 15 14 और ऐसे एक तक गुणा करते हुए ले आओ। बात समझ में आई? मैंने आपके सामने कहा 113 फैक्टोरियल, आपने कहा जी मैं तो इसे 5 से डिवाइड करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज निकालनी पड़ेंगे। जब आपने 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 होगा, एक बचेगा 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10। जितना पूरा पूरा कटता है बस उतना काटिएगा। अब 22 को 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या आप ये बता सकते हैं 4 5 से डिवाइड होगा या नहीं? आप कहेंगे नहीं होगा। नहीं होगा तो भाई साहब यही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। यानी लास्ट की 26 डिजिट जो होंगी वो मेरे भाई 0 होंगी। वो उन 26 डिजिट में से कुछ भी पूछ सकता है। वो कह सकता है 100वें स्थान और इकाई के स्थान का गुणनफल कितना होगा, तो 0 × 0 0 हो जाएगा। दहाई के स्थान और हजारवें स्थान का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 0 × 0 0 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? तो आप कह दें आज मैं आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक बच्ची जिसका नाम है कोपल यादव और इसकी CHSL में रैंक 10 है। और डिपार्टमेंट क्या मिला है मेरे बच्चे? इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट मिला है, यानी साई कार्ड की भी वैल्यू है। बेसिक जानकारी कैसे इकट्ठी की चीजों के बारे में कि किससे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या किताबें हैं? सिस्टर है मेरे चाचा की बेटी, आपका उनसे पता लगा मेरे को कि अच्छा राकेश सर से मैथ्स का बैच उसने भी लिया था। अच्छा, उसका हुआ कि नहीं हुआ? सर वो GST इंस्पेक्टर अभी। अच्छा, वो GST इंस्पेक्टर है।
क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कह देंगे ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें पूछा था 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थान पे क्या होगा, तो बाद में 3 जीरो आ रही है, 3 जीरो का मतलब है 100वें स्थान पे मेरे भाई जीरो आएगा, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात आती है यूनिट डिजिट। एक बार मुझे मेरे प्यारे दोस्त बस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या? हो गए क्या? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, क्या सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए? तो आप कहने वाले हैं सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हेडिंग डालिएगा मेरे भाई यूनिट डिजिट, ये आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है। ध्यान से सुनिएगा चीजें होती क्या है मेरे भाई। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी 25,483, ये एक संख्या लिखी मैंने आपके सामने। इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछूंगा तो क्या यही अंक जो होता है, जो पीछे से सबसे पहला अंक होता है, क्या वही यूनिट डिजिट होता है? तो आप कहेंगे जी हाँ यही यूनिट डिजिट होता है। यानी हमें जब भी बात करनी है मेरे प्यारे दोस्त, इस वाले यूनिट डिजिट के बारे में ही बात करनी है। बातें क्लियर है? यानी हमारा मेन टारगेट है इसको फाइंड आउट करना, इस दो को फाइंड आउट करना, इस तीन को फाइंड आउट करना कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यूनिट डिजिट में, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के भी क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, बहुत सारी संख्याओं की वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है और आप लोगों से पूछता है कि भैया जी बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप लोगों से पावर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि 203 की पावर 784 है, बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप लोगों से फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पूछ रहा होता है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगी। और यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा होता है, प्लस माइनस लगा के क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो वो आप लोगों को बताने, मतलब ये 4 चीजें हम लोग जो है वो यूनिट डिजिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। 4 चीजें जो है वो यूनिट डिजिट के अंदर मेरे भाई पढ़ने वाले हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मैंने आप लोगों से पहला पॉइंट है हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का, वो हमसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी, वो नंबर ऑफ मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे उसने कहा यहां 213 लिखा हुआ है, यहां 512 लिखा हुआ है, यहां 661 लिखा हुआ है, यहां 779 लिखा हुआ है, यहां 884 लिखा हुआ है, यहां 965 नहीं 964 4 है पीछे, 966 लिखा हुआ है। आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा। साइक्लिसिटी पे भी थोड़ी देर में बात करेंगे। आपसे पूछा इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे भाई मैंने कहा है कि जब भी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का आपसे पूछा जाए तो आप यूनिट डिजिट पर जो अंक मौजूद हैं उनकी गुणा करते चले जाना। आपने 3 की गुणा 2 में करी, कितना आया? 6 आ गया। फिर इस 6 की गुणा 1 में करी, कितना आया? 6 आ गया। फिर इस 6 की गुणा 9 में करी, 6 नाम 54 को 4 आ गया। फिर इस 4 की गुणा 4 में करी, 16 को 6 आ गया। और फिर इस 6 की गुणा 6 में करी तो 36 को 6 आ गया। यानी जब आप इन सभी की गुणा कर रहे होंगे तो यूनिट डिजिट पर जो अंक आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 6 आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने यही पूछता हूं मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा 512, 317, 879, 615 और 711, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 585, 779, 1087, 983, 21 की गुणा करनी है। आप दोनों में यूनिट डिजिट मुझे बताइएगा कि दोनों में यूनिट डिजिट क्या होगा। दोनों क्वेश्चन में यूनिट डिजिट मुझे बताइएगा, दोनों क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, दोनों में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो आप अभी पढ़ के आए हैं, इकाई के अंक वालों की गुणा करते चले जाएंगे। 2 की गुणा 7 में होगी, 7 दूनी 14 को 4, 4 की गुणा 9 में 9 चौक 36 को 6, 6 पंजे 30 को 0 और 0 की आगे गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा लास्ट तक। क्या इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा? आपने यहां गुणा करी, 5 की गुणा 9 में करे 5 नाम 45 को 5, 5 की गुणा 7 में करी 35 को 5, 5 की गुणा 3 में करी 15 को 5, 5 की गुणा 1 में करी 5 आ जाएगा। क्या इसका यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा? मैं जो चीज आप लोगों को बता रहा हूं उस चीज को थोड़ा सा महसूस करना और जहां जगह मिल जाए उस जगह उस बात को छाप देना। कौन सी बात? अगर कभी भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिखाई देता है, मेरे वर्डिंग सुनना, कभी भी आप लोगों को कोई एक्सप्रेशन दिखाई देता है और उसके यूनिट डिजिट पर 5 दिखाई देता है, उसके यूनिट डिजिट पर 5 दिखाई देता है, तो 5 के साथ अगर एक भी इवन नंबर है, 5 के साथ अगर एक भी इवन नंबर है तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, आंसर 0 आएगा। आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए, 5 के साथ अगर एक भी इवन नंबर है, एक भी सम संख्या है तो आंसर जो है वो 0 आएगा। और 5 के साथ एक भी इवन नंबर नहीं है, एक भी सम संख्या नहीं है तो आंसर 5 आएगा। जब मैंने यहां देखा तो यूनिट डिजिट पर 5 मौजूद था, 5 के साथ एक सम संख्या आ गई, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 आएगा। जब मैंने यहां देखा तो यूनिट डिजिट पे 5 मौजूद था, 5 के साथ एक भी सम संख्या नहीं है, एक भी इवन नंबर नहीं है तो आंसर जो है वो 5 आएगा। तो एक पॉइंट बना के लिख लो, अगर किसी एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट पर 5 दिया हुआ है तो उसके अंदर अगर एक भी सम संख्या है तो आंसर 0 आएगा और एक भी सम संख्या नहीं है तो आंसर 5 आएगा। लास्ट 2 डिजिट भाई बहुत बाद का टॉपिक है, लास्ट 2 डिजिट बाद का टॉपिक है, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा लास्ट 2 डिजिट।
क्या ये चीज समझ में आई? क्या एक्सप्रेशन में आप कोई दिक्कत कर पाओगे? 3 तरीके के मल्टीप्लीकेशन मैंने बताए। 3 तरीके के मल्टीप्लीकेशन, एक तो 5 ही मौजूद ना हो तो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते चले जाओ। एक अगर 5 मौजूद हो तो एक भी सम संख्या है तो आंसर 0 आएगा। एक भी सम संख्या नहीं है तो आंसर 5 आएगा। एक से ज्यादा इवन हो तो भाई कितने भी इवन हो फिर आंसर 0 ही आना है। मैं तो एक की बात कर रहा हूं, एक से अलग चाहे लाखों इवन हो आंसर 0 ही आएगा। क्या ये चीज समझ में आई थोड़ी सी? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आपको ये चीजें याद भी नहीं है तो आप यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको वहां से भी आंसर मिल जाएगा। मिल जाएगा बच्चे? क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब दूसरा आता है मेरे भाई पावर वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पावर वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बहुत शानदार तरीके से चीजों को समझेंगे। मैंने आप लोगों से एक बात पूछी, मैंने कहा 1 की पावर 1 कितना होता है? कमेंट करना बंद कर दो, मैथ मैं आपको समझा दूंगा। आप मुझसे क्या सीखने के लिए आए हैं क्लास में? मैथ सीखने के लिए आए हैं ना? सच बताना, मैथ सीखने के लिए आए हैं? तो मैं भी आपसे एक मांग करता हूं, बस कमेंट बंद कर दो आप करना, मैथ मैं आपको सिखा दूंगा। और आपने कमेंट अगर बंद नहीं किए तो माफी चाहूंगा मेरे भाई, दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, जब मैं कहूं तब आप कमेंट करिएगा, जब मैं कहूं मेरे भाई तब आप कमेंट करिएगा, और नहीं तो उससे पहले आपको कमेंट नहीं करना है। ध्यान से सुनिए इस बात को। मैंने कहा 1 की पावर 1 कितना होगा? आपने कहा 1। मैंने कहा 1 की पावर 2 कितना होगा? आपने कहा 1। मैंने कहा 1 की पावर 3 कितना होगा? आपने कहा 1। मैंने कहा 1 की पावर 4 कितना होगा? आपने कहा 1। मैंने कहा 1 की पावर 5 कितना होगा? आपने कहा 1। यानी भाई साहब यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा 211 की पावर 779, मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपने कहा यूनिट डिजिट पर 1 मौजूद है ना? तो मैंने कहा हां। तो मेरे भाई अगर यूनिट डिजिट पे 1 मौजूद है तो पावर कुछ भी हो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। मैंने आप लोगों से कहा 321 की पावर 1083 दी हुई है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आपने क्या कहा? आपने कहा यूनिट डिजिट पर 1 मौजूद है ना? मैंने कहा हां। तो आपने कहा पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। यानी 1 का केस हम लोग समझ चुके हैं। अगर यूनिट डिजिट पर 1 मौजूद है तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। आगे बात क्लियर? आइए आगे। मैंने आपसे कहा 5 की पावर 1 कितना होगा? आपने कहा 5 होगा। मैंने कहा 5 की पावर 2 कितना होगा? आपने कहा 25 होगा। मैंने कहा 5 की पावर 3 कितना होगा? आपने कहा 125 होगा। मैंने कहा 5 की पावर 4 कितना होगा? आपने कहा 625 होगा। मैंने कहा 5 की पावर 5 कितना होगा? आपने कहा 3125 होगा। यही कहोगे आप लोग? ठीक है, जोड़ घटाना बेटा अभी सारी चीजों पे आऊंगा, थोड़ा सा तो वेट कर लो। मैंने यहाँ एक्सप्रेशन, ये चौथा पॉइंट लिखा है, एक्सप्रेशन में जोड़ घटाना सारी चीजें बता रहा हूँ। आप आगे आगे मत बढ़ो, मैं सारी चीजों को समझाता हुआ चलूंगा, दिक्कत आपको नहीं लेनी है। आइए, मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा 5 की पावर 1 होती है तो भी यूनिट डिजिट 5 आता है, 5 की पावर 2 होती है तो भी यूनिट डिजिट 5 आता है, 5 की पावर 3 होती है तो भी यूनिट डिजिट 5 आता है, 5 की पावर 4 होती है तो भी यूनिट डिजिट 5 आता है, 5 की पावर 5 होती है तो भी यूनिट डिजिट 5 आता है। यानी मेरे भाई 5 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा। कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा। मैंने आपसे एग्जांपल के तौर पे क्या पूछा? मैंने आपसे कहा 205 की पावर 100। मैंने आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आपने कहा इकाई के अंक पे 5 है ना, 5 की पावर कुछ भी हो आंसर में 5 ही आएगा। मैंने आप लोगों से कहा 315 की पावर 75, 315 की पावर 75। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं यूनिट डिजिट पे 5 है ना, तो 5 की पावर कुछ भी हो आंसर में 5 ही आएगा। तो जब हम बात कर रहे होते हैं 1 की तो भी पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आता है। जब हम बात कर रहे हो 5 की तो भी फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, वो 5 ही आता है। ठीक है, आगे बात करें, थोड़ी सी आगे बात करें। मैंने आप लोगों से कहा मेरे भाई 6 की पावर 1 कितना होता है? आपने कहा 6। मैंने कहा 6 की पावर 2 कितना होता है? आपने कहा 36। मैंने कहा 6 की पावर 3 कितना होता है? आपने कहा 216। मैंने कहा 6 की पावर 4 कितना होता है? आपने कहा 1296। और मैंने कहा 6 की पावर 5 कितना होता है? 6 छंग 36 को 6 हासिल 3, 57 को 7 हासिल 5, 17 को 7 हासिल 1, ये हो जाएगा 7776। 6 की गुणा करेंगे, 6 छंग 36 को 6 हासिल 3, 9 छिक्का 54, 57 को 7 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17 को 7 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, क्या 7776 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना थोड़ी सी बात को समझना, अगर आप यहां चीजें देख पा रहे हैं तो 6 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे भाई? यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो यहां भी वही केस बन जाता है जो हमने 1 और 5 का पढ़ा है। मैंने आपसे कहा 1096 है, उसकी पावर 83 दिया हुआ है, क्या आएगा यूनिट डिजिट? तो आपने कहा 6 है ना, यूनिट डिजिट पे पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 ही आएगा। मैंने आप लोगों से कहा 516 दिया हुआ है और उसकी यूनिट डिजिट 1083 दी हुई है, तो क्या आएगा? आपने कहा 6 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 6 ही आएगा। ठीक है, तो हमने 1 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 6 का पढ़ा। जो नियम इनका होता है वही नियम 0 का होता है, यानी 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है, बस इतना ही कर लो, 1000 होता है। तो अगर 0 की पावर कुछ भी है तो भी यूनिट डिजिट 0 ही आता है।
तो भी यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही आता है मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा 100 की पावर 513 है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। मैंने आप लोगों से कहा 270 की पावर 1089 है, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप कहेंगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 ही आएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। यानी मैं एक फाइनल कंक्लूजन यहां बता के चल रहा हूं, अगर यूनिट डिजिट पर, अगर किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पर 1560 में से कुछ भी दिखाई दे, तो इसमें पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मौजूद होता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। एक मौजूद है 1 यूनिट डिजिट होगा, 5 मौजूद है 5 यूनिट डिजिट होगा, 6 मौजूद है 6 यूनिट डिजिट होगा, 0 मौजूद है 0 यूनिट डिजिट होगा। क्या आप निकाल पाएंगे यहां तक? हाँ, संदीप सोनकर ने पूछा है जी अगर 2 4 7 8 9 हो, आने तो दो, इतनी भी क्या जल्दी है मेरे भाई, आने दो मुझे, वहां पे सारी चीजों को बताऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? है को एक बार थम्स अप करो, एक बार फटाफट, एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, अब बात आती है मेरे भाई इनसे अलग। इनसे अलग तो यूनिट डिजिट हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तब क्या करेंगे मेरे दोस्त? करेंगे ना, करेंगे मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। एनालिसिस करते हैं बहुत प्यार से, बहुत प्यार से एनालिसिस करते हैं, फिर वहीं से कंक्लूड करूंगा। जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि हम 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, पहले मैं उस पर ही बात करूंगा, आप उसे ध्यान से समझिए मेरे भाई, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा। देखना थोड़ा सा ध्यान से। अरे अरे देख देख, चूहा। तुझे पता है गणेश जी का वाहन होते हैं ये। पर एक बात समझिए मेरे भाई, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा। देखना थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा 2 की पावर 1 क्या होता है, आपने कहा 2 होता है। कहा जी। मैंने कहा 2 की पावर 2 क्या होता है, आपने कहा 4 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 3 क्या होता है, आपने कहा 8 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 4 क्या होता है, आपने कहा 16 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 5 क्या होता है, आपने कहा 32 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 6 क्या होता है, आपने कहा 64 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 7 क्या होता है, आपने कहा 128 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 8 क्या होता है, आपने कहा 256 होता है। सारी पीएचडी इसी पे कर लेते हैं, सारी चीजें इसी पे सीख लेते हैं, आगे जनरल कंक्लूजन हम लोग कर रहे होंगे। ध्यान से सुनना। अब आप एक चीज महसूस करिए मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 1 कितना है, आपने कहा 2 है। मैंने कहा 2 की पावर 2 कितना है, आपने कहा 4 है। मैंने कहा 2 की पावर 3 कितना है, आपने कहा 8 है। मैंने कहा 2 की पावर 4 कितना है, आपने कहा 6 है। लेकिन जैसे ही मैं 4 से आगे आता हूं 2 की पावर 5 पर, क्या ये अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं यूनिट डिजिट? क्या ये अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं मेरे भाई? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो रहे हैं। यानी जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उसे ही उसकी साइक्लिसिटी बोला जाता है। एक वर्ड आपने जनरली सुना होगा, साइक्लिसिटी क्या होता है मेरे भाई? तो साइक्लिसिटी वो होता है जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए मेरे भाई। 2 4 8 6, 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसलिए इस 2 की साइक्लिसिटी जो है वो 4 होती है। 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। क्या ये बात समझ में आई? कुछ देर का हाइक आप लोगों ने देखा था, कुछ देर का। ऐसे ड्रामा क्यों करते हो यार? मतलब एकदम से 11-12 हजार लोग लाइव चल रहे हैं और उसमें आप एकदम 17 हजार पहुंचा दे रहे हो। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, जिनके लिए कह रहा हूं, अगर उनके पास तक वीडियो पहुंच रही होगी। ऐसे क्यों? पढ़ाइए, आप भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, अच्छा आप भी कर रहे हैं, अच्छा हम भी कर रहे हैं, तो क्यों ये मतलब फालतू का ड्रामाबाजी करनी? खैर छोड़िए, आइए मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, आप कहेंगे 4 होती। ठीक उसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 3 की साइक्लिसिटी, तो ठीक 2 की तरह जब आप 3 की साइक्लिसिटी निकालेंगे तो पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 की साइक्लिसिटी भी 4 आप लोग देख पाएंगे। ठीक है। मैंने पूछा 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, तो पावर 4 के बाद वहां भी यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पूछा 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, तो पावर 4 के बाद वहां भी यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज के बाद अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, यानी यूनिट डिजिट रिपीट होना कब स्टार्ट होती है, तो मैं कहूंगा 4 पावर के बाद होती है। यानी यहीं से एक नियम बना लेते हैं हम, जब भी हमें यूनिट डिजिट पे इन चारों में से कुछ दिखाई देगा, इन चारों में से हमें कुछ दिखाई दिया, तो एकदम से हम सोचेंगे कि भाई पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो रही होगी, तो उस पावर को 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं, उस पावर को 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं कि कितनी साइकिल पूरी बन चुकी है। एग्जांपल से समझना भाई मेरी मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा 112 दिया हुआ है, 112 की पावर 43 दिया हुआ है। आपने क्या देखा? आपने ये देखा मेरे भाई
आपने ये देखा कि यूनिट डिजिट पर क्या मौजूद है, आपने देखा कि भाई साहब 2 मौजूद है, और आपने अभी एक चीज महसूस की है कि जब यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 दिखाई देगा तो पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी पावर को मेरे भाई हम लोग 4 से ही डिवाइड कर लेते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, 10 बार। 40 पूरा पूरा कट गया होगा, यानी 40 तक पूरी साइकिल बन चुकी होंगी। बचा कितना, 3। जो शेष बचता है उसे ही यूनिट डिजिट की पावर लगा देते हैं। आपने 43 को 4 से डिवाइड किया, 3 शेषफल बचा, जो शेषफल बचता है उसे ही इकाई के अंक की पावर लगा देते हैं। यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। यानी कि आज के बाद अगर आपको यूनिट डिजिट पर इन चारों में से कोई दिखाई देता है तो आप पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी शेषफल बचेगा उसे यूनिट डिजिट पे पावर लगा देंगे, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कैसे? मैंने आपसे कहा 113 की पावर 89, मैंने आपसे कहा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपने कहा यूनिट डिजिट पर 3 मौजूद है, पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, जो शेषफल बचता है उसे यूनिट डिजिट की पावर पे लगा दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 517 की पावर 23, मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने कहा पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 पंजे 20 होगा, 3 बचेगा, 7 की पावर 3 लगा दीजिए, 7 की पावर 3 343 होता है, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा 618 की पावर 49 दिया हुआ है, मैंने आप लोगों से कहा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने कहा यूनिट डिजिट पर 8 मौजूद है, यानी इसकी पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, जो शेष बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त जवाब हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आई? एक छोटे से कीड़े ने आपके दिमाग में जन्म लिया। वो कीड़ा क्या था? वो कीड़ा ये था मेरे भाई, ठीक है जी आपने बताया जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसे यूनिट डिजिट पे हम लोग लगा देंगे, वही हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ शेषफल ही नहीं आया, कुछ शेषफल ही नहीं आया मेरे भाई, पावर अगर पूरी की पूरी डिवाइड हो गई तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पावर अगर पूरी की पूरी डिवाइड हो गई है तो वो पावर 4 की मल्टीपल होगी, और 4 की मल्टीपल होगी तो पावर 4 लगा देंगे। यानी कि अगर पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देंगे, क्योंकि वो 4 की मल्टीपल है, और 4 की मल्टीपल का यूनिट डिजिट वही होगा जो पावर 4 का होगा। बातें क्लियर हुई थोड़ी सी? कैसे जी? एग्जांपल से समझाओ तो ये लो एग्जांपल मेरे भाई। मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया 212 की पावर 728, यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा ही नहीं नीतीश, 22 को 7 से डिवाइड करो, नॉन रिकरिंग डेसिमल थोड़ी ना आएगा, इरेशनल भी नहीं होता है। आप डिवाइड करो, एक टाइम बाद वो रिपीट होना चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। 22 को 7 से डिवाइड करोगे, बहुत दूर तक डिवाइड करते करते जाओगे, रिपीट नहीं होगी, लेकिन एक टाइम बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मैंने आपसे पूछा 212 की पावर 728 है, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 113 की पावर 88 दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा 127 की पावर 48 दिया हुआ है, और मैंने आपसे कहा 248 की पावर 44 दिया हुआ है। मैंने आपसे इनका यूनिट डिजिट पूछ लिया, मैंने आपसे इनका यूनिट डिजिट पूछ लिया भाई साहब, इकाई का अंक पूछ लिया मेरे भाई, बताइए इकाई का अंक क्या होगा? तो आपने कहा है जी अगर यूनिट डिजिट पे हमें 2, 3, 7, 8 दिखाई देता है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या सबकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल डिवाइड करेंगे। 4 का नियम ये कहता है बाद के 2 अंक देख लो कि वो डिवाइड होते हैं या नहीं, तो 28 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, और जब पावर पूरी पूरी डिवाइड होती है तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देते हैं, और 2 की पावर 4 16 होता है, जिसमें यूनिट डिजिट मेरे भाई 6 आएगा। यहां आइए, जब आपने डिवाइड किया पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देते हैं, और 3 की पावर 4 81 होता है, यूनिट डिजिट 1 आएगा। आई बात समझ में? जब 7 की पावर 48 है तो पावर पूरी पूरी डिवाइड होती है, 7 की पावर 4 लिख देंगे, और 7 की पावर 4 2401 होता है, यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऐसे ही यहां पे मेरे भाई 4 से काटेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 8 की पावर 4 लिख देंगे, और 8 की पावर 4 40 96 होता है, यूनिट डिजिट मेरे भाई 6 आएगा, 6 आएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब आपके सामने सम संख्या दी हो, सम संख्या दी हो और उनकी पावर पूरी पूरी कट जाए तो आंसर 6 आता है। जब विषम संख्या आप लोगों को दी हो और उनकी पावर पूरी पूरी कट जाए तो आंसर 1 आता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? बोलो, क्या 2, 3, 7, 8 का नियम समझ में आ गया? क्या 1, 5, 6, 0 का नियम समझ में आ गया? यानी मैं आप लोगों से अगर अब पूछूं कि अगर क्वेश्चन में 1, 5, 6, 0 दिखाई दे तो पावर का कोई फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं क्वेश्चन में अगर इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 दिखाई दे तो पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे यूनिट डिजिट पे लगा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देंगे, यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं। अब आप कहेंगे जी ये सारे तो हम लोगों के समझ में आ गए, अब हमें 4 और 9 का नियम और बता दीजिए कि 4 और 9 का नियम क्या कहता है मेरे भाई। 4 और 9 का नियम समझिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं 4 की पावर 1 क्या होता है तो आप कहेंगे 4 होता है।
मैंने आप लोगों से कहा 4 की पावर 2 क्या होता है, आपने कहा 16, और 4 की पावर 3 क्या होता है, आपने कहा 64, और 4 की पावर 4 क्या होता है, तो आपने कहा 64 चौका 256 होते हैं। क्या ऐसे ही करते चले जाएंगे? यानी कि मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त 4 की पावर जो है वो ओड नंबर दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, तो क्या यूनिट डिजिट जो है वो 4 आता है? यानी कि मेरे भाई 4 की पावर ओड दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 आपके सामने आएगा। ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 4 की पावर इवन अगर दी हुई है, 4 की पावर सम संख्या अगर दी हुई है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। 4 के केस में मेरे भाई, 4 के केस में हम लोग केवल पावर को चेक करते हैं, पावर ओड है या पावर इवन है। पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, पावर इवन है तो आंसर मेरे भाई 6 आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा 244 की पावर 1079, मैंने आप लोगों से कहा 514 की पावर 732, मैंने आप लोगों से कहा 644 की पावर 103। मैंने आपसे यूनिट डिजिट पूछा मेरे भाई कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने कहा यूनिट डिजिट पर 4 मौजूद है ना, केवल पावर्स को चेक कर लो। ये कैसी पावर है, 2 से कटेगी नहीं, तो ये विषम है और विषम होती है तो आंसर 4 आता है। ये कैसी पावर है, 2 से कटेगी, कटेगी तो सम है और सम होती है तो आंसर 6 आता है। ये कैसी पावर है, विषम है, 2 से नहीं कटेगी, विषम होती है तो आंसर 4 आता है। इसमें कुछ सोचने की ही आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने 4 का चेक किया है, ठीक वैसे ही हम लोग 9 का चेक कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग मेरे भाई 9 का चेक कर रहे होते हैं। कैसे? हाँ, 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 होता है। 9 की पावर 2 कितना होता है, 81 होता है। 9 की पावर 3 कितना होता है, 729 होता है। 9 की पावर 4 कितना होता है, 65-61 होता है। और ऐसे ही हम लोग करते चले जाएंगे। यानी कि अगर 9 की पावर ओड दिखती है अगर आपको, तो यूनिट डिजिट भी 9 दिखाई देगा। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 ही दिखाई देगा। और 9 की पावर अगर आप लोगों को इवन दिख जाती है, जैसे यहां दिख रही है, तो यूनिट डिजिट जो है वो आप लोगों को 1 दिखाई देगा। क्या क्वेश्चन यहां से कर लेंगे? मैंने पूछा 19 की पावर 481, मैंने पूछा 239 की पावर 513, मैंने पूछा 709 की पावर 814। मैंने ये 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे और मैंने आपसे कहा यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, फटाफट से बताइए। तो आप कहेंगे 9 है ना, 9 की पावर विषम है ना, क्योंकि 2 से नहीं कटती, विषम है तो आंसर 9 आएगा। 9 है ना, 9 की पावर विषम है ना, तो आंसर 9 आएगा। ये 9 है ना, 9 की पावर सम है, क्योंकि 2 से कट रहा है तो आंसर 1 आएगा। क्या आप लोगों को ये पावर्स वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? अगर मैं जनरल कंक्लूजन आप लोगों के सामने निकाल के चलूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बारीकी से बताना और रिवीजन करना अपना मेरे साथ, ठीक है? मैंने पूछा 1560 दिखाई दे तो क्या होगा, मेरे साथ बोलिए। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा अगर 1560 दिखाई दे तो क्या होगा। आप कहेंगे कोई फर्क नहीं होगा, 1 दिखता है तो 1 होगा, 5 दिखता है तो 5 होगा, 6 दिखता है तो 6 होगा, 0 दिखता है तो 0 होगा। मैंने आप लोगों से बोला कि 2 3 7 8 दिखाई दे तो क्या होगा, बोलिए मेरे साथ। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसे यूनिट डिजिट पे लगा देंगे। अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देंगे, ठीक है? हाँ, और एक मेरे भाई 4 और 9 का नियम, पावर्स को चेक कर लेंगे। ओड है तो अलग, इवन है तो अलग। अब मेरे भाई आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज आई होगी, वो छोटी सी चीज कौन सी है? कुछ योद्धा क्लास में पहले से मौजूद है तो मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूंगा कि उनको ये चीज याद है। वो छोटी सी चीज ये है कि या तो आप इतना सब कुछ सीख लीजिए, और सीखना ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो शायद चंद सेकंडों में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। या फिर इसका ओवरऑल एक जनरल कंक्लूजन होता है। ओवरऑल जनरल कंक्लूजन, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज समझने की जरूरत नहीं है। आप पूरी यूनिट डिजिट को एक सिंगल कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से सिंगल कॉन्सेप्ट से मेरे भाई? अगर मैं आप लोगों से कहूं कोई भी संख्या यहां दी हुई है, कोई भी संख्या, उसकी जो भी पावर आप लोगों को दी हो, जो भी पावर, मुझे नहीं पता, कोई भी पावर, तो आप उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहां बिना कोई यूनिट डिजिट देखे। कुछ भी दिया हो फर्क नहीं पड़ता, आप सबकी पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो जैसे यहां कोई पी संख्या दी हुई है, पी की पावर कुछ भी दी हुई है, आप उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर बचे वो पी की यूनिट डिजिट पे लगा दीजिए, पी की यूनिट डिजिट पे मेरे भाई लगा दीजिए। यही इस क्वेश्चन का जवाब होता है। मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, 0 होती है तो 0 पे लगा दीजिए, 1 होती है तो 1 पे लगा दीजिए, 2 होती है 2 पे लगा दीजिए, 3 होती है 3 पे, 4 है तो 4 पे, 5 है तो 5 पे। जो शेषफल आता है उसे यूनिट डिजिट पे लगा दीजिए, वही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इस यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा दीजिए। बस इतना सा आप लोगों को जनरल कंक्लूजन याद रखना है, उतना सब कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मेरे दोस्त, मैं कहता हूं ना, निकाल तो आप बहुत तरीके से चीजों को लेंगे, लेकिन हमें एक अप्रोच ऐसी पे काम करना है जो क्वेश्चंस को बहुत कम समय में मेरे भाई कर दे। तो क्वेश्चंस को कम समय में करने का तरीका जो है वो इतनी मैंने आप लोगों को समझाया है। ये उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो भी गई होंगी। भाई मुझे 1560 दिखाई देगा तो मैं क्यों 4 से डिवाइड करूंगा, मैं डायरेक्ट वही लिख दूंगा ना। मुझे 4 और 9 से दिखाई देगा तो मैं ओड इवन चेक करूंगा, डायरेक्ट क्यों डिवाइड करूंगा। हाँ, 2 3 7 8 दिखाई देता है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है?
बताइए, क्या ये चीजें समझ में आई? हाँ, एक बार इसका कमेंट पढ़वा यार, क्वेश्चन पढ़वा दिया करो एक बार। परफेक्ट आपने बताया कि उसके फैक्टर के सम का सम होता है उस नंबर को छोड़ के, क्या उसका सम उसके फैक्टर के सम का ट्वाइस भी हो सकता है क्या? नहीं होगा। उस नंबर को अगर ऐड कर दोगे ट्वाइस हो जाएगा, उस नंबर को अगर ऐड कर दोगे ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि उसे छोड़ के बाकी का सम उस नंबर के बराबर आ चुका है और वो नंबर और ऐड होगा तो उस नंबर का ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर करना। ये बातें समझ में आई? तो ये मेरे प्यारे रमेश भाई इस बार तो खूब सरसों हुई है, बेच नहीं रहे क्या? अरे ठीक है भाई, ऊपर करना। ये बातें समझ में आई? तो ये मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों ने कौन सी चीज पढ़ी? अभी हमने कुछ पावर्स वाली चीजें पढ़ी। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल का पढ़ा दूं मेरे भाई। एक्सप्रेशन का हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। फैक्टोरियल का क्वेश्चन और समझ लेते हैं, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं मेरे भाई। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है? कल इस यूनिट डिजिट का पार्ट 2 होगा मेरे भाई, है ना? पार्ट 2 होगा और कल ये यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। परसों जो हम लोग बात करेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल पे बात करेंगे। अब इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो यूनिट डिविजिबिलिटी रूल होगा। डिविजिबिलिटी रूल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है नंबर सिस्टम के अंदर। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे भाई। होता क्या है देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैंने आपके सामने 24 लिखा, मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है। मैंने आपके सामने 513 लिखा, मैंने इसे 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बताना है। मैंने आपके सामने 1027 लिखा, मैंने इसे 10 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होगा? मैं तीनों जगह आप लोगों से रिमाइंडर पूछना चाह रहा हूं, यानी शेषफल पूछना चाह रहा हूं। क्या शेष बचेगा डिवाइड करने पर? बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा? फैक्टोरियल 29 में जीरोस की संख्या समझ नहीं आया? आकाश गुप्ता मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोस में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, जब हम 24 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 513 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? और 1027 को 10 से डिवाइड करते हैं